Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। कहता है कि 1830 का दशक जो है वह यूरोप में बहुत ही मुश्किल वाला वक्त था। यूरोप की आर्थिक स्थिति जो है वह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 1830 के दशक में 10 साल का जो एरा होता है उसको डिकेड कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1830s में यूरोप की जो आर्थिक स्थिति जो थी वह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। कहता है कि 19th century के फर्स्ट हाफ में यूरोप के मैक्सिमम देशों में आबादी जो है वह बहुत तेजी के साथ बढ़ी। मतलब यूरोप की आबादी जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में बहुत ज़्यादा बढ़ी। In most countries there were more seekers of jobs than employment। कहता है कि मैक्सिमम देशों में रोजगार तलाश करने वालों की तादाद जो है वह बहुत ज़्यादा थी और जॉब जो है वह बहुत कम था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। कहता है कि गांव के लोग जो है वह शहर में जाने के लिए मजबूर हो गए। वह गांव से शहर जाने लगे रोजगार की तलाश में, और शहर में जो है गंदी बस्तियों में वह रहने को मजबूर हो गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कंटिनेंट। कहता है क्या कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे, मतलब यूरोप के मैक्सिमम देशों में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासकर वैसे स्मॉल प्रोड्यूसर जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, यानी कहने का मतलब जो कपड़ा वगैरह बनाया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि आप देखेंगे कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले हुआ था, और वहाँ से जो है मशीन से बना हुआ कपड़ा, मशीन से बनी हुई सामानें जो हैं वह यूरोप के बहुत सारे देशों में पहुंच रही थी। मशीन से बनी हुई सामानें जो है वो सस्ती थी, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उनको जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा था और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। कहता है क्या, जो अभी मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन में जो कपड़ा उद्योग जो था, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स जो थे जो कपड़ा वगैरह बनाया करते थे अपने घरों में या वर्कशॉप्स वगैरह में, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहा था वह बहुत ज़्यादा सस्ता था, उसकी फिनिशिंग जो है वह बेहतर थी, जबकि जो है जो स्मॉल प्रोड्यूसर जो कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे वह जो है महंगा था, जिसके वजह से उनका कपड़ा जो है नहीं बिक पा रहा था। तो आप देखेंगे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे यूरोप के मैक्सिमम हिस्सों में वह परेशान थे। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, द राइज ऑफ फूड प्राइसेज ऑफ अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। कहता है क्या कि उन यूरोप के उन हिस्सों में जहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स अभी भी पावर में थे, किसान जो है वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको जो है फ्यूडल ड्यूज के बोझ तले वह दब चुके थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर थी। अगर किसी साल फसल बेहतर नहीं हो तो स्थिति जो है वह और ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी, चाहे वह गांव हो या शहर। तो ये जो पैराग्राफ जो हमने पढ़ा 3.2 का हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, जो 3.2 का जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा,
उसको आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। कहता है कि 1830 का दशक जो है वह यूरोप में बहुत परेशानी वाला दशक था। यूरोप की आर्थिक स्थिति जो है वह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूरोप की आबादी जो है वह बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। मैक्सिमम देशों में रोजगार तलाशने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जबकि रोजगार जो है वह बहुत कम था। गांव से लोग जो है वह शहर जा रहे थे रोजगार की तलाश में, और वहां पर जाकर वह गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे, खासकर वैसे स्मॉल प्रोड्यूसर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड से, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने एडवांस्ड स्टेज में था, वहां से सस्ते कपड़े जो है वह यूरोप के मार्केट में पहुंच रहे थे, जिसका मुकाबला जो है यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे, जो वर्कशॉप में या अपने घरों में कपड़ा बनाया करते थे, वह नहीं कर पा रहे थे। फिर यूरोप का वैसा हिस्सा जहां पर एरिस्टोक्रेट्स मैंने बताया था, अपर क्लास जिसके पास पावर होता है वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं। जहां पर एरिस्टोक्रेट्स पावर में थे वहां पर किसानों की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी। फ्यूडल ड्यूज के जो समानती शुल्क जो था, उसके बोझ के तले वह दब गए थे और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर थी। अगर किसी साल फसल बेहतर नहीं हो तो फिर चाहे गांव हो या शहर, उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती थी। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। कहता है कि 1848 का साल इन्हीं सालों में से एक साल था, मतलब जिस साल स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। द ईयर 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. कहता है कि 1848 में फ्रांस में खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर था। नतीजा यह हुआ कि यूरोप के मैक्सिमम लोग जो है वह सड़क पर चले आए, मतलब वह जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी ये डिमांड थी कि उनको रोटी दिया जाए, उनको खाना दिया जाए और उनको रोजगार दिया जाए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई द फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। कहता है कि आप देखेंगे कि बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए, लिखता है बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई द फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। कहता है कि बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए। बैरिकेड्स का मतलब होता है ऑब्स्टैकल्स वगैरह जो आप क्रिएट करते हैं, अवरोध वगैरह जो आप क्रिएट करते हैं। तो बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए, लेकिन लोगों ने बैरिकेड्स वगैरह को भी तोड़ दिया। और आप देखेंगे कि नतीजा ये हुआ कि लुई द फिलिप, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1830 में जब रिवॉल्ट हुआ था, जब लिबरल्स ने जब रिवॉल्ट किया था, तो आप देखेंगे कि बॉर्बन डायनेस्टी को, जिसको 1815 के वियना के ट्रीटी के बाद फ्रांस की सत्ता पर बैठाया गया था, उसको उन लोगों ने बेदखल कर दिया और लुई द फिलिप को राजा बनाया और फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो फिर आप देखिए 1848 में जब खाने की कमी हो जाती है, लोग जब सड़कों पर चले जाते हैं, हालांकि बैरिकेड्स वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन लोग उन बैरिकेड्स को तोड़ देते हैं और स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो जाती है, खराब हो जाती है कि लुई द फिलिप को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ता है। तो आप यूरोप में देखेंगे कि फ्रांस में आप देखेंगे, फ्रांस जो नेशन स्टेट बना है उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। कभी आप देखिएगा बॉर्बन डायनेस्टी सत्ता से हटती है, कभी देखेंगे कि फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, फिर आप देखेंगे बॉर्बन डायनेस्टी फिर सत्ता में चली जाती है। अभी आप देखिए जो है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है 1830 में, और फिर जो है 1848 में होता है कि लुई द फिलिप को देश छोड़कर भागना पड़ता है। स्थिति इतनी ज्यादा जो है वह दयनीय हो जाती है, खराब हो जाती है। और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम द रिपब्लिक। मैंने बताया था कि जो फ्रांस का पार्लियामेंट जो था उसको नेशनल असेंबली कहते थे। नेशनल असेंबली ने फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया, मतलब अब वहां पर लोग हेड ऑफ स्टेट को चुन सकते थे। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21। और ये जो नेशनल असेंबली जो थी, एक तो उसने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया, मतलब मोनार्की का, राजा वगैरह का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और नेशनल असेंबली ने कहा कि जिन लोगों की भी उम्र 21 साल से ज्यादा है
सब किसी को जो है, खासकर जो मर्द हैं, इस मर्दों के बारे में बात हो रही है, औरतों के बारे में नहीं, जो जितने भी मर्द हैं जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, सबको वोटिंग का राइट मिलेगा। मतलब सब किसी के पास वोटिंग का राइट होगा। एंड ग्रांटेड द राइट टू वर्क, और सब किसी को काम करने का अधिकार दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप, और कहता है कि उसके अलावा ये भी वादा किया गया कि नेशनल वर्कशॉप जो है वो बनाया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में चला आए। तो आज हमने पढ़ा 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। इसमें हमने पढ़ा कि 1830 का जो दशक जो था उसमें यूरोप की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में यूरोप की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी। मैक्सिमम कंट्रीज में आप देखेंगे कि जॉब तलाश करने वालों की तादाद ज़्यादा थी जबकि जॉब कम थी। जॉब के तलाश में लोग जो है वह गांव से शहर की तरफ गए और जो है गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो गए। मैक्सिमम जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि इंग्लैंड से जो है वह सस्ता कपड़ा जो है यूरोप के मार्केट में पहुंच रहा था। तो उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जहां पर एरिस्टोक्रेट्स अभी भी पावर में थे, वहां पर किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। फिर मैंने बताया कि 1848 इन्हीं सालों में से एक साल था। फ्रांस में खाने की किल्लत हो गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। लोग जो है वह सड़कों पर निकले, उन्होंने राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, रोटी के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, रोजगार के लिए मतलब जो बेरोजगारी जो थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उनकी मांग थी कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको रोटी दिया जाए। बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। लुई द फिलिप को, जिसको 1830 में जो रिवॉल्ट हुआ था फ्रांस में, उसके बाद जो उसको राजा बनाया गया था, उसको फाइनली जो है देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे जो फ्रांस की जो पार्लियामेंट जो थी, नेशनल असेंबली जिसको कहते हैं, उसने जो है फ्रांस को एक रिपब्लिक, एक गणराज्य घोषित कर दिया। तमाम जितने भी मर्द थे जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा थी, सब किसी को वोटिंग का राइट दिया गया। जैकोबिन क्लब की सरकार में अगर आपको याद हो तो कुछ दिन के लिए दिया गया था, लेकिन इस बार जो है हमेशा के लिए तमाम जो मर्द जो थे, और औरत नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, औरतों को 1946 में फ्रांस में वोटिंग का राइट मिला है। तो जितने भी मर्द जो थे सबको वोटिंग का राइट दिया गया जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा थी, और काम करने का अधिकार दिया गया। यानी कहने का मतलब अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको काम देगी। नेशनल असेंबली ने वर्कशॉप वगैरह प्रोवाइड किए और ताकि जो है लोगों को रोजगार वगैरह दिया जा सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन को 3.2 को कंटिन्यू करेंगे और 3.3 को स्टार्ट भी करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।